नमस्कार। मुक्ति पथ के समस्त साथियों, इस पेज से जुड़े सभी मित्रों को सादर नमस्कार। जय भीम, साहब बंदगी, जोहार। आज मुक्ति पथ के द्वारा हमारा समय हमारी कविता में मेरा वक्तव्य और उसके साथ साथ कविता पाठ रखा गया है। मैं जो समय दिया है उससे भी ज़्यादा समय नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि बोलने की मेरी ज़्यादा आदत रही नहीं है। हमारा जो समय है, हमारे पूर्वजों का, हमारा अपना और हमारे जो आने वाली जनरेशन है, सबके समय में कहीं ना कहीं हम लोग साथ में साम्यता है। समय को जो प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, जो सामान्यतः हम लोग मानते हैं, मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी रहा हूं, तो राजनीतिक परिस्थितियां, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थितियां, तकनीकी, पर्यावरण विधि आदि फैक्टर्स ऐसे हैं जो समय को प्रभावित करते हैं। जिस धारा से मैं आता हूं वो दलित साहित्य की, हिंदी के दलित साहित्य की धारा है, और सदियों से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों के साथ लगातार चली आ रही, जो वंचित समाज और जो दमित समाज है उसका, उसके ऊपर एक लगातार जो चीज़ें चली आ रही, एक शोषण चला आ रहा है, उनका दमन चला आ रहा है, वो चीज़ें ज़्यादा बदली हुई नहीं दिखाई देती। विगत कुछ सालों में बहुत सारी चीज़ें नई निकल करके आई हैं, और वे सभी कहीं ना कहीं हमें, हमारे समय को प्रभावित करती है। और जब समय के साथ समय को प्रभावित करती है, अपने अनुसार ढालती है, या सारा जो वातावरण है उस समय के अनुसार जब चलता है, तो वो हमारी कविता को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो जैसा मैं कह रहा था, हमारे पूर्वज, हम और हमारे जो भविष्य की पीढ़ियां हैं, उनका अपना अपना समय होगा, और उस समय जो उन्हें फेस करना होगा, उनके सामने होगा, वो बातें उनके समय को, उनकी लेखनी को, वो बातें सारी चीज़ें प्रभावित करेगी। जब हम दलित साहित्य की बात करते हैं, मैं चूंकि उस धारा से आता हूँ, तो बुद्ध से लेकर, भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध से लेकर कबीर, फूले, पेरियार और अच्युतानंद हरिहर, और उसके बाद के तमाम जो हमारे लेखक हुए हैं, जो व्यक्ति हुए हैं, महान व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने सामाजिक समता की बात की है। और यही बात बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य में भी आती है, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा में भी आती है। और हम लोग जो है अम्बेडकर के, बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पर ही आधारित होकर के अपनी साहित्य सृजन करते हैं। अगर इस चीज़ों को देखा जाए, तो जो चीज़ें बाबा साहब के समय थी, उनमें कुछ परिवर्तन हमें संविधान के कारण दिखाई देता है, लेकिन जो दमन है, जो शोषण है, उसका ग्राफ नीचे नहीं हुआ, उसका ग्राफ कम नहीं हुआ, बल्कि वो विभिन्न रूपों में, विभिन्न प्रारूपों में बढ़ता ही जा रहा है। तो चिंता इस बात की हमें है कि ये जो हमारा समय आजकल चल रहा है, इस समय में हम कहाँ पर, किस दिशा में जाएंगे, और ये हमारी रचनाओं में कहाँ तक झलकेगा। मेरी जो कविताएं हैं, जो पिछले करीब 35 साल से लिख रहा हूँ, तो ये कविताएं कहीं ना कहीं हमारे उस तत्कालीन समय को लेकर के, और जो चीज़ें हम देखते हैं उसको रेखांकित करती है। सामाजिक और आर्थिक शोषण जब होता है, तो वो उसका सबसे कारगर और मजबूत हथियार वो बनता है धर्म का। अर्थात धर्म का जो मजबूत हथियार है, सबसे कारगर हथियार है, वो सामाजिक शोषण है, आर्थिक शोषण है। अगर हम देखते हैं कि समाज में जो दलित या वंचित तबका है, उस तबके का शोषण क्यों हो रहा है, उसका सामाजिक रूप से वो चतुर्वर्ण व्यवस्था में होने के साथ साथ, अगर पांचवा वर्ण जैसे कभी कभी कहा जाता है कि अति शुद्र या शुद्र, तो वो किस आधार पे ये चले आए हैं, तो वो सारा सारा धार्मिक चीज़ों को लेकर के है, धार्मिक ग्रंथों को लेकर के, धार्मिक परिपाटियों को लेकर के है, रूढ़ियों को लेकर के, और इनके आधार पर सामाजिक शोषण होता है।
और ये आर्थिक शोषण भी उसके साथ साथ जुड़ा हुआ है। सिर्फ समाज में उसे कमजोर रूप से रख करके नहीं छोड़ दिया जाता, या उसे अंतिम पायदान पर रख करके नहीं छोड़ दिया जाता, वहाँ उसका आर्थिक शोषण भी होता है। चाहे वो मजदूरी उसे पूरी नहीं देना हो, या उसे बेघर करानी हो, ये सारी बातें उसके साथ जुड़ी हुई है और ये चीज़ें उसके साथ चलती आई है। तो इसलिए हम जो दलित साहित्यकार हैं, वो हमेशा वेद, शास्त्र, महाकाव्य आदि जो हमारे पुराने चले आ रहे हैं, प्राचीन पुराण, महाकाव्य, इन सब के जरिए जो मिथक गढ़े गए हैं, इन मिथकों पर दलित साहित्यकार चोट करता है, क्योंकि ये मिथक कहीं ना कहीं उसको दबाने का, समाज में उसे निम्न स्तर पर ले जाने के लिए योगदान देते हैं। तो एक ये हमारे सामने जो चीज़ें हैं उसे भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। मिथ की ये जो धुंध फैला दी जाती है, अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के मिथक गढ़ दिए जाते हैं और उनको कभी राक्षस के रूप में या किसी अन्य असुर के रूप में दर्शाया जाता है। तो ये सारे जो मिथक उनके ऊपर जो हावी है और जिनको विजेता दिखाया जाता है, तो उनके जो धुंध जो फैलाई जाती है, उस धुंध के इतिहास में, पूरा मिथ की इतिहास में उसको जो वास्तविक इतिहास है उसको ढक दिया जाता है, छिपा दिया जाता है। तो इसके सारे चरित्र और सांस्कृतिक वर्चस्व को जो स्थापित करने का उद्देश्य इसके पीछे मुझे निहितार्थ दिखाई देता है। और इसके लिए सीधा सीधा जो रास्ता होता है कि इन सब चीज़ों को बनाए रखो और आदमी को दमित बंद कराए रखो या दबा करके रखो, उसके लिए अशिक्षा और उसे अंधेरे, अशिक्षा के जो अंधेरा है, उस अंधेरे में उसको रखे रहिए, ताकि अशिक्षा के अंदर उसका पूरा इतिहास दबा रहे और वो बाहर निकल करके ना आए। तो इस प्रकार जो मिथकी चरित्रों पे मेरी कविताओं में जो मुक्तिपथ के फेसबुक पेज पे कई कविताएं लगी है, तो इनमें सब मैंने कई में मिथकों को ऊपर चोट की है। तो उसके पीछे भी जो चीज़ें हैं जो निकल के आई है, जो मैं सोचता हूँ वो यही है कि इन मिथकों के सहारे हम लोगों को या हमारे जो पूर्वजों को दबाया गया है, उनका धार्मिक शोषण किया गया है। तो दलित, आज का जो दलित साहित्यकार है, वो अपनी विचारधारा से, जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर आधारित है, जो समतामूलक समाज की स्थापना पर आधारित है, उस विचारधारा को लेकर हम इस धार्मिक शोषण को भी चुनौती देते हैं, चुनौती देते आए हैं। तो ये पुरानी जो सारी बातें हैं, ये कह करके हम नहीं बच सकते कि पुरानी बात आज रही नहीं। बहुत सा आज वही कथा है, वही प्रहसन है, वही सारे तरीके हैं जिनके माध्यम का इस्तेमाल करके और आदमी को लगातार उसका ये एहसास करा दिया जाता है कि आप चतुर्गुण व्यवस्था में सबसे अंतिम शूद्र हो, और शूद्र में भी जो अछूत कहे जाने वाले वर्ग से हो, उस वर्ग को आप बिलोंग करते हो। यदि हम वर्तमान दौर की बात करें, तो वर्तमान दौर पिछले कुछ सालों से अगर आप देखेंगे, तो संविधान प्रदत्त जो अधिकार है, जिनमें समानता का अधिकार है और अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो अधिकार है, ये सबको आज का वर्तमान दौर अपने अनुसार परिभाषित करता है। वो अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या होनी चाहिए, किस सीमा तक होनी चाहिए, ये खुद ये डिसाइड करने वाले कुछ और है। अब कोर्ट कहेगी कि, जैसे विधि की मैंने बात किया था, तो कोर्ट कह देगी कि भाई आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब यह नहीं कि आप हर किसी को उठा करके गरियाते रहो। तो ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इसको अपने हिसाब से जो पूरा परिभाषित किया हुआ है, ये भी वर्तमान दौर में हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती और समस्या के रूप में विद्यमान है। अगर हम तर्क करें, कोई तार्किक प्रश्न रखें, तो लोग उनको सुनना नहीं चाहते। तर्क के पीछे तर्क क्या है, हम क्या करें कि आप उसे, क्या कोई चीज़ संभव है, अगर इस प्रश्न को हम एक करें कि आप कोई भी हमारे सामने चीज़ रखी गई, क्या ये संभव है, और अगर संभव नहीं है तो हमें पता लगेगा कि ये असंभव है। तो और ये क्यों है, कैसे हुआ, अगर हम इस प्रकार के तर्क करते हैं, तो इन तर्कों को कोई भी सुनना नहीं चाहता। तो संभव असंभव की कसौटी पर से इन लोगों को देर है। वर्तमान परिदृश्य यही जो सामने आता है, तो उसको आप अगर देखेंगे तो इसी प्रकार की चीज़ें चल करके आएगी। सच को सच कहने के साहस को
अगर कोई आदमी किसी बात को सच कहता है तो सच को सच कह देने का जो साहस है, ये वर्तमान समय में हमारा जो समय है, इस हमारे समय में उसको जो कहने वाला व्यक्ति उसको हम सीधा अर्बन नक्सली बता देंगे। तो सच को सच कहने का जो साहस है, वह भी आज के इस दौर में एक बुद्धिजीवी कहने के लिए कई बार सोचता है, क्योंकि उसे बुद्धिजीवी कहला देना भी खतरे से खाली नहीं है। तो ऐसे इस दौर में यदि कोई व्यक्ति सच कहने का साहस करता है तो उसे तमाम प्रकार के परिणामों को भोगने के लिए, उनका सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। कई अब आज भी हमको लोग देखना होता है कि कुछ कह दें, हम कुछ बोले, कोई बात अपनी रखें, तो ये देखना पड़ता है कोई निगाह हमें ताक तो नहीं रही है, कोई निगाह हमारे ऊपर दृष्टिगोचर तो नहीं, कोई हमें देख तो नहीं रही है कि हमारे ऊपर पूरा जासूसी तंत्र जैसा हमें बुरी तरह से ताक रही हो कि ये आदमी क्या कर रहा है, ये क्या बोल रहा है। उसको पूरा करेंगे और उसके बाद में उसका जो दुष्परिणाम जहाँ तक ले जा सकते हैं, ये उस दिशा की ओर आज के समय में आज के जो लोग हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि वो किस प्रकार के लोग हैं, आप लोग समझ रहे हैं, तो वो उस दिशा में आगे बढ़ जाते हैं और लगातार विभिन्न प्रकार के अवरोध आपके रास्ते में उत्पन्न करते हैं, ताकि आप अपना लिखना पढ़ना छोड़ करके उन अवरोधों का सामना करने में लग जाए और वो काफ़ी हद तक इन चीज़ों में सफल भी हो जाते हैं। तो हमारा जो समय है, आज का वर्तमान जो समय है, इस वर्तमान समय में सच को सच कहना और बुद्धिजीवी कहलाना खतरे से खाली नहीं है। जहाँ तक अगर मैं मीडिया की बात करूँ, आज का जो मीडिया है उसमें जो जातिवाद व्याप्त है, उसको आप अगर देखेंगे बारीकी से तो वो उसमें साथ जिस जातिवाद के साथ साथ छद्म सांप्रदायिक एजेंडा भी शामिल है और वो उसी दिशा में और लग हुआ है। आपके बारे में वो सुनेगा नहीं, सोचेगा नहीं, बात भी नहीं करेगा। अगर किसी दलित वंचित की हत्या होती है या उसके साथ किसी प्रकार की ज्यादती होती है तो हाशिए पर भी कोई खबर नहीं बनती, जब तक कि हम लोग उसके पीछे लग करके आगे न बढ़े। तो ऐसे समाज में जहाँ पर आज भी वंचितों का तबका, दलितों का तबका हाशिए की खबर के लिए भी मोहताज है, वहाँ यदि समाज का एक बड़ा तबका, ऊंचे पायदान पर बैठा हुआ तबका, यदि वो छींक भी देता है तो मीडिया की खबर बन जाती है। तो इसी प्रकार मैं अपने हमारे समय को, जो मैं पिछले समय से लगातार हमारे वर्तमान को देखता आता हूँ, तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी कविताएं लिखी है, जो कि शोषक वर्ग का जो दोहरा चरित्र है कि सामने कुछ और कहेगा और पीठ पीछे वार करेगा, इसको भी हमने इसमें सामने लाती है। इन कविताओं को मैंने लिखा है जो हमारा समय को परिलक्षित करती है। मेरी सारी कविताओं में वर्तमान दौर में, चाहे वो ऊना का आंदोलन हो, ऊना में जिस प्रकार का चीज़ें हुई थी, मैंने जो बातें अगर आप देखेंगे तो एक पूरा पूरा का पूरा आंदोलन चल पड़ा था गुजरात में, उसको भी मेरी कविताओं में मैंने स्थान दिया हुआ है। मैं हमारे समय में ये घटनाएं हुई है और उससे विमुख होकर के हम रचनाएं नहीं कर सकते। हमें अपनी रचना में वर्तमान परिस्थितियों को भी, वर्तमान घटित घटनाओं को भी ध्यान में रखना होगा। इसी प्रकार की जहाँ गाँव में, स्कूलों में जो छुआछूत होता है बच्चों के साथ में, उस छुआछूत को, उस भेदभाव की चीज़ों को भी हम कविताओं में लाए हैं। तो हमारा समय जो है, आज का जो दौर है, जो समय हमारे सामने गुजर रहा है, इसको भी हमने रचनाओं में पूरा स्थान दिया है। जो कहा जाता है कि दलित कविताएं सीधी सपाट होती है और बड़े उठा करके सीधा सीधा कहीं बार गाली गुप्तार भी हो जाती है या सीधा सीधी वो चोट करते हैं, उसमें कोई शिल्प नहीं होता, कथ्य की भरमार रहती है, बाकी चीज़ें नहीं होती। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि दलित कविता प्रतिरोध, विरोध, नकार की ही कविता नहीं है, उसमें आक्रोश भी है, क्रोध भी है और इसका जो स्वर है वो दलितों की जो शोषण करने की प्रवृत्ति है उसको चुनौती देता है। तो जहाँ कहीं अगर दलित कवि की कविताएं आपको असहज कर देती है, आप उसको देख करके कहीं लगता है कि ये जो कविता है ये बड़ा आदमी को उसको लगता है कि ये मेरे ऊपर चोट जैसी कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर जातिगत रूप से वर्ण व्यवस्था के रूप में श्रेष्ठता का बोध है। यदि श्रेष्ठता का बोध आपके अंदर कहीं ना कहीं
चोरी से छिपे बैठा है, तो ये कविताएं आपको विचलित करेगी और करती है। तो दलित कविता यहाँ आकर के अपना जो मुकाम है और जो जो उसका प्रयोजन है समय की चीज़ों को लेकर के, वो उसमें सार्थक सिद्ध होती है कि जहाँ तक उसे पहुँचना है वो पहुँच चुकी होती है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि दलित कविता जो है वो योग्यता का अवसर या अवसर की योग्यता के नाम पर जो चीज़ें हो रही है, जो श्रम का दोहन होता है, उस दोहन को भी का भी पर्दाफाश करती है। दलित साहित्य पूरा उसी दिशा में जाता है। पर चूंकि आज की बात जो है कविताओं को लेकर के है, तो मैं उसी पर अपनी बात को केंद्रित रखा हुआ हूँ। तो दलित कविता जहाँ योग्यता का अवसर या अवसर की योग्यता के नाम पर जितनी सारी चीजें हो रही है, श्रम का दोहन हो रहा है या उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। एक बार अगर मेरी कई कविताओं में द्रोणाचार्य को लेकर के मैंने संबोधित किया है, चाहे वो रोहित वेमुला को लेकर के बात हुई हो या डेल्टा मेघवाल, मुथु कृष्णन, इन सब चीज़ों को जब लेकर के हम लोगों ने लिखा है, तो उसके पीछे जो भाव है वही की योग्यता का अवसर या अवसर की योग्यता के नाम पर जो चीज़ें हो रही है। पहले द्रोणाचार्य धनुर्विद्या में एकलव्य का अंगूठा काटे थे। आजकल के द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा नहीं काटते, क्योंकि वो धनुष नहीं चला रहा है, लेकिन जब वो कलम चला रहा है, वो कुछ परीक्षाएं दे रहा है, कुछ लिख रहा है, और जब वो लिख रहा है किसी योग्यता के उसमें शामिल हो रहा है, तो वो उसकी उस योग्यता को कहीं ना कहीं नंबर कट करके या वो आगे नहीं बढ़ पाए, इस प्रकार के अवरोध उत्पन्न करके उसे पीछे कर दिया जाता है, धकेल दिया जाता है। तो आजकल द्रोणाचार्य वहाँ नहीं, द्रोणाचार्य हमें शिक्षा में मिलते हैं, धनुर्विद्या में नहीं, रोज की रोजमर्रा के जो शिक्षा है उसमें मिलती है। ये हमारा आजकल का समय है। उदाहरण मैंने 3 आपको बताए थे। रोहित वेमुला का उदाहरण हमारे सामने हैदराबाद का है, डेल्टा मेघवाल का राजस्थान का उदाहरण है, मुथु कृष्णन जेएनयू का उदाहरण है। ये जो बातें हैं मैंने आपके सामने इसमें रखी है। हिंदी साहित्य में जो वर्तमान हिंदी साहित्य है, हम लोग हमारा जो हिंदी साहित्य में दलित धारा है, ये 80 के दशक से लोग इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, जबकि 1914 और उसमें जब हीरा डोम की कविता सरस्वती में प्रकाशित होती है, हालांकि उस कविता के बाद में अछूत की शिकायत, उसके बाद में कोई कविता हीरा डोम के नाम से देखने में नहीं आती, किंतु उनके समकालीन उसी समय के हरिहर अच्युतानंद भी काम अपना रचना थे, समाज सेवा के काम में लगे थे और पुनर्जागरण के आंदोलन में, जातिगत पुनर्जागरण और छुआछूत की भावनाओं को दूर करने के लिए, जाति सुधार के लिए एक आंदोलन चला रहे थे। तो उन्होंने भी कई कविताएं लिखी, उसके बाद लगातार कई कवि हुए हैं। हाँ, 80 के दशक में हमारे जो अम्बेडकरवादी साहित्य का, जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर जो साहित्य का सृजन होना शुरू हुआ, ये जरूर 80 के दशक में है। लेकिन दलित साहित्य की जो नींव की अगर हम बात करें, तो ये अच्युतानंद हरिहर से हम इसे ले सकते हैं। बाकी बात जाति व्यवस्था के विरोध में तो कबीर साहब ने, सदगुरु रैदास ने और बाकी तमाम जो निर्गुण संत परंपरा के कवि थे, उन कवियों ने भी अपने समय की जो व्यवस्थाएं थी, उनके समय की जो व्यवस्था थी, जो समाज की स्थिति उनकी थी, उस समय का वंचित वर्ग या उस समय के अछूत जिस स्थिति में थे, शुद्ध वर्ण के लोग जिस स्थिति में थे, उसको उन्होंने पूरा बहुसंख्यक जनता के सामने और अपनी जनता के सामने भी रखा है। तो हिंदी साहित्य में दलित और दलित स्त्री के प्रश्नों को की अनदेखी लगातार हिंदी साहित्य में भी की जा रही है। दलित साहित्य सवाल उठाता है, कई बार हम लोगों को इस चीज को फेस करना होता है कि सहानुभूति और स्वानुभूति के साहित्य को क्यों लेकर के लगातार बहसें होती है। और ये कहा जाता है कि भाई दलित साहित्य जो है वह, हमारे दलित साहित्यकार भी बोलते हैं कि दलित साहित्य वही लिख सकता है जो उस जाति वर्ण में पैदा हुआ हो। हमारे जो गैर दलित साहित्यकार हैं, ये भी दलित साहित्य, दलित विषय के ऊपर अपनी कविताएं, कहानियां इत्यादि लिखते हैं। तो कविताएं भी जब लिखते हैं तो वहाँ सहानुभूति पूर्वक वो चीज़ें आती हैं। मेरा सिर्फ ये कि इस बारे में कहना है कि जब हमारे समय में हम जो चीज़ घटना घटित होते हुए देख रहे हैं, एक दलित साहित्यकार अपने नज़रिए से लिखेगा, और यदि सवर्ण साहित्यकार उसको अपने सामने देखता है उस घटना को, और जिस प्रकार के भाव आना चाहिए पीड़ित पक्ष की ओर से नहीं, जो पीड़ित कर रहा है उस पक्ष की ओर से कुछ भावों को यदि वो अभिव्यक्ति देता है अपने अपनी रचनाओं में,
अपनी कविताओं में, तो निश्चित तौर से आप भी उस विचारधारा का, उस बात का हिस्सा बनेंगे। तो इस चीज़ें, इन इन बातों पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता मुझे महसूस होती है। और इसमें सहानुभूति और स्वानुभूति दोनों चीज़ों के ऊपर बहस करने की कतई आवश्यकता नहीं है। अब भी अगर रचना धर्मिता में आप हमारे विषयों को लेकर के अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, तो निस्संदेह वह भी स्वागत योग्य है। और बहुत सारे जो गैर दलित साहित्यकार हैं, वो दलित रचनाओं के ऊपर लिख रहे हैं, आलोचना में भी काम कर रहे हैं, कविताओं में भी काम कर रहे हैं। पर मेरा सिर्फ कहने का आशय सिर्फ यही है कि आप हम जो सहानुभूति कर रहे हैं, हमने अनुभव जो दमित होकर के या दलित होकर के जो हम जिस नज़रिए से हमने सोचा है, वो नज़रिया आप नहीं पा पाएंगे। लेकिन जिस वर्ण के लोगों ने या जिस तथाकथित उच्च समाज के लोग ने हम लोगों के ऊपर जो अत्याचार किए हैं, उसको अगर आप दृष्टिगत रखते हुए अपनी बात कहेंगे, तो निश्चित रूप से आप एक अच्छी बात सामने रख पाएंगे, उनकी विचारधारा को सामने रखते हुए। तो ये सारी जो हम बातें हमारे समय को लेकर के कर रहे हैं, हमारा जो समय है, ये वर्तमान समय जो पिछले अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो कई बार 90 के दशक के बाद की कविता को लेकर काफ़ी बात की जाती है। 90 के दशक अर्थात सोवियत रूस के पतन के बाद की जो कविताएं हैं, तो अगर उनमें दलित कविता को भी देखा जाए तो दलित कविता भी एक महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंची है। और उस कविता को, ये अलग बात है कि आज भी कहा जाता है कि ये कविता हमारे ऊपर चोट करती है, और ऐसे ऐसे कमेंट्स होते हैं जिनकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं जो आदमी कमेंट्स कर रहा है, जो विरोध में बोल रहा है, उसके मन में कहीं ना कहीं जातिगत रूप से श्रेष्ठता का बोध विद्यमान है। और जब तक हम इसको दूर नहीं कर देंगे, जब तक बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा, समतामूलक समाज की स्थापना नहीं होगी, तब तक हमारा जो समय चलता रहेगा, मेरे आने वाली जनरेशन का जो समय उसके सामने होगा, वो अपनी रचनाओं में उसे लाएगी। यही चीज़ हमारे प्रगतिशील छात्री जो लिखते हैं, उनके सामने जो चीज़ें आई हैं, उन्होंने उसका उल्लेख अपने उसमें किया है। या हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो सहानुभूति है, वो निश्चित रूप से हम लोग अपने हिसाब से अपने विचारों का अभिव्यक्ति जो करते हैं, वो वास्तविकता के होता है। जिस सोच के हिसाब से हम काम करते हैं, हम लिखते हैं, वो सामने हमारी रचनाओं में आती है। हम समान शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त हो, इक्वल एडुकेशन अगर होती है, शिक्षा की व्यवस्थाएं बराबर अगर मिलेगी, तो निश्चित रूप से मेरा ये कहना है कि आप किसी भी व्यक्ति को जो वंचित तबके से आता है या समाज के उस वर्ग से आता है जिसे हम दलित वर्ग, शूद्र वर्ग कहते हैं। शूद्र वर्ग में तो बड़ा बृहद है, करीब 85% जातियाँ उसमें शामिल होती है, और दलित वर्ग उसके अंदर में एक है जिनके साथ में अछूतों का व्यवहार होता है। तो इन लोगों को यदि हम शिक्षा व्यवस्था समान रूप से उपलब्ध कराएं, उसकी अपॉर्चुनिटीज सबको समान रूप से मिले इस हमारे समय में, तो निश्चित रूप से उनकी जो रचनाओं में भी ये बात आएगी। और शिक्षा का जो कैंपस में जिस प्रकार के शोषणकारी दमन चक्र है, इस शोषणकारी दमन चक्र को भी हमारे समय में हमारे साहित्यकारों ने अपनी कविता में उजागर किया है। मैं पुनः उदाहरण दूंगा, वो चाहे रोहित वेमुला का हो, डेल्टा मेघवाल का हो, मुथु कृष्णन का हो, या अगर आप लोगों को याद होगा, फेसबुक के ऊपर एक लाइव वीडियो चला था दक्षिण भारत का। उस गांव में एक मधु लड़के को पानी दूर से थोड़ा घुट पिलाया, फिर फेंक दिया, उससे मारा था, और जब वो मर गया, मरने के बाद उसके पास से मात्र 2 किलो चावल बरामद हुए थे, वो भी कि वो चावल चोरी करके ले जा रहा था, इसलिए उसे पकड़ करके पीट दिया था। तो ये इन सब चीज़ों को यदि अगर उस व्यक्ति के हम बात करते हैं, मैं आज अपनी कविताओं में उसे निकाला भी हूँ, उस कविता में मैं बात भी करूँगा, आपको सामने रखूँगा, तो वो इस बात में वो व्यक्ति शामिल है। तो अब उस मधु के मरने का, 2 किलो चावल के पीछे उस मधु के मरने की कथा का या उसकी वास्तविकता का जो वर्णन है, वो एक दलित साहित्यकार बेहतर इसलिए कर सकता है कि वो उस दौर से गुजरा है, अभावों की उस जिंदगी से गुजरा है, और किस प्रकार से चीज़ें
उठाई, अगर उठानी तो उसने उठाई भी होगी, अगर नहीं उठा पाया तो उसने, कहीं आप देखेंगे आत्मकथाएं पढ़ेंगे तो गोबर से भी अनाज बीन करके लोगों ने खाया है। और आज से कुछ साल पहले, 50 साल पहले, बल्कि 60-65 साल पहले, दलितों का एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग भी था जो मृत जानवर खाता था। तो मृत जानवर खाता था तो वो सामाजिक समानता नहीं थी उस जमाने का। अगर किसी ने लिखा है तो वो उसके समय का साहित्य और वो यथार्थ के नज़दीक है। तो हमें समान शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय उपलब्ध कराना होगा। ये हमारे हमारे समय की नितांत आवश्यकता है, ताकि जो शोषणकारी दमन चक्र है उस दमन चक्र को हम पूरी तरह से समाप्त कर सकें। और जाति और वर्ण के आधार पर जो समाज में व्याप्त वर्चस्व है, जातिगत वर्चस्व है, जिसे हम लोग ये कह सकते हैं कि हम जो श्रेष्ठता बोध साथ में लिए हुआ है कि भाई मैं जातिगत आधार से फला आदमी के से श्रेष्ठ हूँ, बस वह श्रेष्ठता वाला जो बोध है जिसको हम ब्राह्मणवाद बोलते हैं, इस ब्राह्मणवादी वर्चस्व तथा भेदभाव को मिटाने के लिए समता मूलक समाज की स्थापना करना हमारे समय का महत्वपूर्ण लक्ष्य है, और यही हमारी कविताओं में परिलक्षित होता है। इंटरनेट, सोशल मीडिया के जो टूल है, इन टूल ने, इन औजारों ने हमें एक विस्तृत और व्यापक फलक प्लेटफॉर्म प्रदान किया है, जो हमारे समय की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि पिछले 10-11 सालों से सोशल मीडिया में, विशेषकर फेसबुक के माध्यम से लगातार रचनाधर्मिता बनी हुई है। वो न केवल दलित साहित्यकार कर रहा है बल्कि तमाम साहित्यकार उसके ऊपर अपनी बात रख रहे हैं। और समसामयिक विषयों को लेकर के, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था कि जो हमारे समय को प्रभावित करने वाली जो चीज़ें हैं वो राजनीतिक व्यवस्था है, जो समय के साथ साथ, विचारधारा के साथ साथ बदलती है। तो राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति जो लोगों की है, आर्थिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, यह भी हमारे समय को प्रभावित करता है। सामाजिक स्थिति हमारे समय को प्रभावित करती है। मैं जिस वर्ग से आता हूँ, मैं जिन परिस्थितियों को, जिन स्थितियों को फेस कर रहा हूँ, जिनका मुकाबला कर रहा हूँ, जो जो जिन कांटों पर मैं चल के अपनी नौकरी को पूरा करने की दिशा में अग्रसर हूँ, इन सबको देख करके, इन इन सब चीज़ों को जब देख करके मैं सोचता हूँ कि भाई क्या कारण है, मैं क्यों लिखता हूँ, मुझे लिखना बंद कर देना चाहिए। एक तो ये विचार आता है। ऐसा क्यों आता है? ऐसा इसलिए आता है कि मुझे, मैंने कहा ना शुरुआत में ही आपको कि भाई हम अगर अपनी बात को आपके सामने रखेंगे, कोई बात कहते हैं तो सच बोलना, आजकल सच सच को सच कह देना साहस का काम है, लेकिन उस सच को स्वीकार करना भी उससे बड़े साहस का काम है, जो हमारे साथी या हमारे समय के लोग उसे नहीं दर्शाते, उसे सामने नहीं लाते। बहुत कम लोग हैं जो इस सच को स्वीकार करते हैं और हमारे साथ में खड़े हैं। यदि हम, मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करता, मेरे कई ऐसे साथी हैं जो मेरे साथ में जाति, धर्म सबको छोड़ करके साथ में खड़े हैं, और वो हमारी इन बातों को बड़ी तवज्जो देते हैं। साथ ही समतामूलक समाज की स्थापना हो उस दिशा में भी वो काम करते हैं। तो ये मेरी जो बातें थी आपके सामने मैंने रखी। हालांकि मुझे 40 मिनट इसमें बोलना है। एक आया है कि समतामूलक समाज मात्र कोई कल्पना तो नहीं। देखिए, ये एक जो प्रश्न सामने आया है, समतामूलक समाज मात्र कल्पना तो नहीं। इस देश में, हमारे इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए हमें आगे आना होगा। अगर हम आगे नहीं आते तो इक्विलिटी नहीं होगी, स्त्री पुरुष के बीच का भेद बना रहेगा, जातिगत भेद 4 वर्ण के आधार पे है, वो भेद बना रहेगा, और इसके लिए हमें जाति तोड़ना पड़ेगी। इस वर्ण वर्ण व्यवस्था का जो मूल आधार जो इसमें समाहित है वो है जाति, और इन सब की जड़ या मूल वो है विवाह। विवाह की जो हमारी पद्धति है, जो प्रणाली है, वो है, जब तक अंतरजातीय विवाह नहीं होंगे, समता मूलक समाज की स्थापना होने में समय लगेगा। लेकिन ये समता मूलक समाज यदि हम विश्व के अन्य देशों में देखें तो वहाँ समता है। हम अपने ही देश में देख लें तो एक धार्मिक स्थल में जाने के लिए वहाँ बाहर किसी को रुकना नहीं होता है,
वो सब के सब अंदर जाते हैं, एक लाइन से अपना खड़े होकर के अपना जो धार्मिक कार्य है उसे पूर्ण करते हैं। दूसरी ओर कई जगह बोर्ड लगे कि शुद्ध यहाँ प्रवेश न करें। अगर वहाँ कई जगह जाति पूछ ली जाती है तो कर करें किसी धार्मिक स्थल पे या किसी नदी के पवित्र नदी के किनारे पे जाकर के हम अगर वहाँ जाके खड़े होंगे तो पहली चीज पूछी जाएगी कौन जात हो, और कौन जात हो बताने के बाद में सीधा पूछा जाएगा कि भाई किस गांव से आए हो। तो ये सब क्यों है, ये चीजें, इसको हमें खत्म करना होगा। और जब तक ये खत्म नहीं होगा, समतामूलक समाज की स्थापना करने में अभी संविधान के आने में 70 साल लगे हैं। सामाजिक समता की बात उसमें मूलभूत अधिकारों में भी कही गई है। तो एक समतामूलक समाज की स्थापना होने में समय लगेगा। मैं कई बार सोचता हूँ कि 70 सालों में भी हम उस चीज़ को नहीं पा पाए, शायद आने वाले 50 साल 100 साल हमें और लगेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम इक्वलिटी इस देश में आएगी, इतना मैं आश्वस्त हूँ। तो ये होगा। और जहाँ तक हमारा समय है, हमारे समय में दलितों की स्थिति की बदलाव की बात भी आती है। दलितों की स्थिति में बदलाव संभव है यदि आप उसे उन्हें अपने बराबर का इंसान मानना शुरू कर दें। वह भी इंसान है, आप भी इंसान हैं। आप एक उच्च जाति में पैदा हुए इसलिए आप श्रेष्ठ हो गए, इस भाव को छोड़ करके यदि आप सामने वाले के जूतों में अपने पाँव डाल करके खड़े होंगे तो पता चलेगा कि उसका जूता कहाँ से काट रहा है। तो इन सब चीज़ों में हमें हमारी सोच में को बदलना नितांत मुझे आवश्यक होगा। और मैंने अपनी बात आपके सामने जो कही है, मैं कुछ प्रश्न भी देख रहा था बीच में आई है, तो अब एक प्रश्न लक्ष्मण वज्रमुख जी का है कि आजकल दलित साहित्य में दलित और महादलित की चर्चा शुरू हो गई, आप इसको कैसा देखते हैं? देखिए, दलित दलित है, अब महादलित है या साधारण दलित है, इसका जो है बाह्य समाज के ऊपर हमारे समय में जो बाह्य समाज है उस पर असर नहीं पड़ता, उसके लिए दलित मतलब दलित है। महादलित इसलिए शामिल कर लिया गया है कि ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है या वर्ण व्यवस्था है, ये व्यवस्था और इसमें जाति जाति जो एक दूसरे से श्रेष्ठ मानने की जो सोच है, ये दलितों में भी शूद्रों में भी बुरी तरह से व्याप्त कर दी गई है, और ये भी दलितों में भी शामिल है। और यह कहाँ से है? कौन अपने आप को श्रेष्ठ मानता है? यदि हम उच्च सबसे उच्च वर्ण की बात करते हैं तो ब्राह्मणों में भी कई सारे ब्राह्मण हैं, ये सारस्वत है, झिंझोटिया है, या नारायण नारंदी ब्राह्मण है, इस प्रकार के अलग अलग तरह के हैं। तो आज चूंकि विषय वो नहीं था तो मैं उसमें ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन वहाँ पर भी जाति जाति में श्रेष्ठता बोध है। तो ये जो श्रेष्ठता बोध वहाँ का था, वो अगर क्षत्रियों में देखेंगे तो वहाँ पर भी श्रेष्ठता बोध है। इसी प्रकार व्यापारियों में है, व्यापारियों में एक ही धर्म में जाएंगे तो 22-23 संप्रदायों को तो मैं जानता हूँ, और उसमें वो एक दूसरे से ऊपर नीचे महसूस करते हैं। तो यही चीज़ जो चीज़ें हैं ये छनती छनती दलितों तक पहुँची है, और दलितों में भी कुछ लोगों को दलित में भी नीचे, ये हम इनसे ऊपर है, वो बोलता है मैं इससे ऊपर हूँ और बाकी लोग नीचे हैं। तो ये भावनाएं वहाँ पहुँची हैं। सुकेश कुमार लोहार जी का जो सवाल है, ये आर्थिक रूप से संपन्न उन्हें समान अधिकार आरक्षण की जरूरत क्यों बनी हुई है? बड़ा मुश्किल सवाल के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, हालांकि आज का विषय ये नहीं था, फिर भी आरक्षण गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है कि आपकी गरीबी हट गई आपको आरक्षण बंद कर दिया जाए। आरक्षण जब तक देश में छुआछूत रहेगी तब तक आरक्षण बना रहेगा। जरूरत इस बात की कि हम छुआछूत को खत्म करें। और ये सिर्फ यही नहीं है, ये गाँव में सीमित नहीं है, शहरों में भी है। तो ये इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आशीष जी का एक बहुत अच्छा सवाल है, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए क्या मार्क्सवाद और अम्बेडकरवाद की सिंथेसिस होनी चाहिए? निश्चित रूप से होनी चाहिए। अम्बेडकरवाद और मार्क्सवाद, देखिए ये देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में मार्क्सवाद आगे ज़्यादा क्यों नहीं फैल पाया? उसके पीछे मेरे जो सोच है, उसके पीछे जो मुझे कारण दिखाई देता है, वो कारण ये है कि हम केवल वर्ग से आगे नहीं बढ़ पाए। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम
हमारे इस मार्क्सवाद में कुछ चीजें जोड़ देते जिसमें वर्णवाद शामिल था, कि हम वर्णवाद का भी खात्मा करके और किस दिशा से जो वर्ग संघर्ष इन सबको समाप्त करते हुए यहाँ मार्क्सवाद की या समाजवाद की स्थापना करेंगे, तो निश्चित रूप से हम काफी आगे जा चुके होते। दुर्भाग्य से इस दिशा में हमारे मार्क्सवादी साथियों ने काम नहीं किया है। उनको वो हमेशा वर्ग की ही बातें करते हैं, वर्ग से हट करके उन्हें वर्ण को भी जोड़ना होगा। भारतीय परिप्रेक्ष्य के हिसाब से थोड़ा सुधार करते हुए अगर वो मार्क्सवाद को लागू करेंगे तो निश्चित रूप से, अन्य देशों ने भी किया है, तो निश्चित रूप से हम इसमें मार्क्सवाद यहाँ सफल हो सकता है और इसमें इन दोनों का एक सिंथेसिस बहुत अच्छी बन सकती है और ये आगे जा करके देश में क्रांति लाई जा सकती है। मुझे एक और पूछा है, प्रिया जी का सवाल है, दलितों का सवर्णों के प्रति और सवर्णों का दलित के प्रति अविश्वास हमेशा बना रहता है, इसका क्या निवारण हो सकता है आपके अनुसार? देखिए, अविश्वास का जो कारण है, आप उसे इंसान मान लीजिए कि वो इंसान है और वैसा ही इंसानी बर्ताव कर लीजिए। आज की तारीख में देखा जाए तो सबसे ज्यादा दलित स्त्रियों का बलात्कार क्यों होता है? क्यों उनके ऊपर जुल्म होता है? दलित पुरुषों पर, दलित जातियों के ऊपर जुल्म क्यों होता है? वो सिर्फ इसलिए होता है कि ये सर उठा रहा है, अरे गांव में बुलेट ले आया, बुलेट पे चलेगा, ओ कल तक तो हमारे सामने झाड़ू लगा रहा था। ये भाव जब तक हटेगा नहीं, भाई उसके पास दो पैसा आ गया है, उसने गांव में दो मंजिल का, दो तले का मकान बना लिया है, आप नहीं बना पाए। अब वहाँ वहीं के वहीं है, क्योंकि आपके दिखावे ज़्यादा है, आपके खर्चे ज़्यादा है, उसने पैसा बचत किया, बैंक से कर्जा लिया और कुछ काम कर दिया। तो यहाँ अगर हम उसके उसके ऊपर अहंकारपूर्ण दृष्टि से वज्रपात नहीं करें, उसको उसको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करें, तो निश्चित रूप से जो एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा होगा और ये सारे भाव समाप्त होंगे। और आभा जी ने कहा है, काश श्रेष्ठता बोध और हीनता बोध खत्म हो पाता। देखिए, सबसे बड़ी आपने जो बात कही है वो मैं उससे सहमत हूँ। श्रेष्ठता बोध तो खत्म करना श्रेष्ठ लोगों को है, लेकिन हमारा जो बहुसंख्यक हम लोग हैं, हमारा एक मात्र हमने अपने आप को कमजोर मान लिया है कि हम कमजोर हैं, और जब तक हम अपने आप को कमजोर मानते रहेंगे कि हमारे तो यही स्टेटस होना चाहिए, हम कमजोर आदमी हैं, समाज के सबसे निचली पायदान के लोग हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम ये अपने आप को कमजोर मानने लगेंगे तो ये श्रेष्ठता बोध के साथ साथ हमारा हीनता बोध बाहर नहीं जाएगा। हमें उस प्लेटफॉर्म पे आना होगा कि नहीं, हम इक्वल हैं, हम पढ़े लिखे हैं। अभी पूरा अगर आप देखेंगे तो देश में मुश्किल 1%, 1.5% लोग हैं जो जिनके मन में हीनता बोध बाहर निकला है और वो ये कहते हैं कि हाँ, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम किसी भी स्थिति में आपसे कमजोर नहीं है, आपके समान है। लेकिन यही चीज जब श्रेष्ठता बोध वालों को सोचे कि हाँ, ये आदमी जातिगत आधार से हमसे निचली पायदान पे था, किंतु इसने पढ़ लिख करके दो पैसा जोड़ करके एक स्टेटस बना लिया और ये एक समकक्ष स्तर में आ गया, उसे अगर मान्यता देंगे तो ये हीनता बोध और श्रेष्ठता बोध की भावना है, ये समाप्त हो जाएगी। और बाकी और भी कुछ सवाल है। सौम्या सिंह जी कह रही हैं कि आपकी बात से सहमत है सर, परंतु अभी कुछ समता मूलक के नाम पर राजनीति मूलक ज़्यादा दिखाई पड़ती है, इसे हम राजनीति से भिन्न कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि हमारा समय को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, जो मैंने अपने हिसाब से छाटे में मैनेजमेंट का विद्यार्थी रहा हूँ और पेस्टल एनालिसिस हमेशा करता आया हूँ, और इस साहित्य में भी अगर मैं इस पेस्टल एनालिसिस को लूँ तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, पर्यावरण और विधि, ला ला मेरे साथ नहीं है। मैं किसी बात पे कोई अपनी चीज कह देता हूँ, यहाँ मैं उस बात को रखना नहीं चाहता था। अगर मैंने किसी कानून के ऊपर प्रश्न उठा दिए हैं तो वो कानून लागू होने के पहले के उस प्रश्न पे मुझे कानून लागू होने के बाद में नोटिस मिल जाता है, मेरे खिलाफ कार्रवाई चालू हो जाती है।
तो कहने का ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होगी। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर हम अगर अपनी बात कह रहे हैं, अभी उसको भी कोई मानना नहीं चाहता। क्या अभी आप कविता लिख दिए हैं, आपने फेसबुक पे लिख दिया, सोशल मीडिया में आप हम तो कानून जो बने हैं वो कानून भी कहीं ना कहीं हमारे बीच में रोड़े अटकाने का काम कर रहे हैं। तो ये चारों पांचों जो तत्व हैं, यही तत्व मुझे दिखते हैं। तो मैं हम राजनीति को किसी चीज़ से अलग नहीं कर सकते। हाँ, अवसरवाद की राजनीति से हमें दूर हटना होगा। राजनीति में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य, राजनीतिक स्थितियाँ, ये भी हमारे समय को प्रभावित करती है। और जब हमारे समय को प्रभावित करती तो हमारी रचनाएं भी, हमारी कविताएं भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। कहीं ना कहीं वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां या हमारे जीवन में जो हमारी जिंदगी में समय के साथ साथ राजनीतिक परिस्थितियां आती रही है, वह भी हमारी रचनाओं में परिलक्षित होगी, दिखाई देगी। सामाजिक स्थिति के बारे में मैंने कहा था। तकनीकी रूप से मैं अपनी बात आपके सामने रखा हूँ कि टेक्निकल रूप से आज अगर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं होता तो मैं अपनी बात लेकर के आपके सामने हाजिर नहीं होता। मैं अपनी बात कहने के लिए मुझे कहीं इतना देश के विभिन्न भागों में बैठे हुए लोग को प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म पे मुझे नहीं सुन पाते और मैं आपके प्रश्न सुन करके अपनी बात नहीं रख पाता। तो ये तकनीकी रूप से, तकनीकी व्यवस्था ने भी कहीं ना कहीं हमारे समय को सुदृढ़ किया है, अपनी अभिव्यक्ति को सबके सामने रखने में सहायता पहुंचाई है। कानून जरूर हमें रोकता है और कई बार मैंने कहा था, एक बार उस बात को दोहराना तो नहीं चाहूँगा, फिर भी मैंने एक बात कही थी कि अब सच को सच कहने के लिए भी जो साहस हम दिखाते हैं उसको लोग अरबन नक्सली बोल देंगे। और कुछ कहने के पहले मेरे जैसे आदमी को भी ये सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कोई मैं कह रहा हूँ, जैसे इसी अभी मुझे 60 लोग देख रहे हैं, मुझे ये सोचना पड़ता है कि कहीं मुझे जो देख रहे हैं उसमें कोई मुझे ताक तो नहीं रहा, कोई ऐसी निगाह तो नहीं है जो मेरे ऊपर निगाह लगा कर रखी और मुझे ताक रही कि मैं कुछ ऐसा बोल दूँ जो मुझे घेर सके। तो इस सारी चीज़ों को देख करके भी आज के समय में ध्यान रखना होता है। ये हमारा समय है जो हमें कहीं ना कहीं हमारी रचनाओं को प्रभावित करता है। काफ़ी प्रश्न मैंने लिए हैं, बाकी को और भी प्रश्न होंगे तो कभी समय मिलेगा या कोई और चीज़ होगी तो मैं रखूँगा। मैंने कुछ कविताएं छांटी है जो मैं आपके सामने, ये सारी मेरी कविताएं नई हैं। आने वाला संग्रह मेरा, उस संग्रह की ये कविताएं हैं जो आपके सामने मैं पेश करूँगा। मुझे 40 मिनट लगभग अपनी बात रखना थी, मुझे उससे थोड़ा ज़्यादा समय रख पाया हूँ। कविता का शीर्षक है तुम अपनी कहो। मैं हाड़ मांस का सिर्फ पुतला नहीं हूं, 4 कांधों पर चढ़कर शमशान जाने वाली लाश भी नहीं हूं। इसलिए मेरे पास देह और दिमाग दोनों सलामत है, तुम अपनी कहो। हमें अभिव्यक्ति में पीछे नहीं जाना चाहिए। अपनी बात कहने में जो परिणाम होता है उसको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगली एक कविता है, चलो नंगे पांव निकलते हैं। घोड़ी पर चढ़ने का जन्मनाधिकार है टटपूंजियों का, हम जैसे गरीब गुरुओं का नहीं। देश में आए सारे विदेशी आक्रांता घोड़ी चढ़े। खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल, अफगान, इनसे पहले यूनानी, यवन, शक, कुषाण, हूण, अरब, ईरानी, यहाँ तक कि तुर्क और गुलाम भी चढ़े घोड़ी पर। तुर्क चढ़े, ईसाई चढ़े, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी चढ़े और चढ़े अंग्रेज। उनसे इन्हें नहीं कहीं कोई तकलीफ। बस यदि हम घोड़ा घोड़ी पाल लें और चढ़े उस घोड़ी या घोड़े पर कभी, तो लगती है चोट इनको अहंकार पर। तिलमिलाकर वे कानून को अपनी जद में ले अत्याचार पर उतर आते हैं। विरोध करो इन टटपूंजियों का, पांव से जूते निकाल। आजाद देश की तथाकथित आजादी के 70 साल बाद फिर से
अपने ही गांव यदि वह वाकई में अपना है तो उसकी गलियों में, उनकी गलियों में, उनके घरों के सामने से अपने पुरखों के मानिद अपने सिर पर रखने के बजाय उनके सिर पर जूतियां बजाने हम सब चलो नंगे पांव निकलते हैं गांव में। आप लोग अखबारों में पढ़ते होंगे ये सारी चीजें। एक अगली कविता है, शीर्षक है न्याय। तुम्हारे न्यायदान से हम कोसों दूर थे, जब कभी जरूरत होती आपसी सुलह या किसी मामले को सुलझाने की, परिवार या समाज के बुजुर्गों को अपनी अपनी व्यथा सुना उनसे न्याय पाते रहे। तुमसे कभी नहीं लगाई आस, क्योंकि पक्षकारों का मुंह देखकर, उनकी जात देखकर, उनका ओहदा देखकर, उनकी अंटी की मोटाई देखकर होता था तुमसे न्याय। सबके लिए अलग अलग दंड विधान, भले ही अपराध एक ही जैसा क्यों ना हो। तुम्हारे यहाँ अर्जी लगाना बेहद खर्चीला है। खेत, घर बार सगरे बिक जाते हैं। कई बार खुद को हरवाई में गिरवी रखकर देना होती है वकील की फीस। फिर भी न्याय हमसे कोसों दूर। सोचता हूँ क्यों है ऐसा, तो समझ आता है न्याय के परिसर में महाराज मनु आज भी विराजमान है। अगली कविता का शीर्षक है पृथ्वी गोल है। उन्होंने भरसक कोशिश की कि हम सनातन कालीन जीवन जीते रहें। अपने नापाक मंसूबों में वे जब सफल नहीं हुए, तब हमें डराने उन्होंने ठीक वैसी ही जैसे तोड़ी थी 1000 साल पहले तथागत की मूर्तियां, अनगिनत जगहों पर तोड़ी गांधी की मूर्तियां। सब शांत रह सब शांत रह रघुपति राघव राजा राम जपते रहे। इस जाप के सिवाय कोई कुछ नहीं बोला। इसके बाद दो गुने उत्साह से तोड़ते रहे अंबेडकर की प्रतिमाएं। उनके इस कुकृत्य पर हमें छोड़ कोई कुछ नहीं बोला। अब लेनिन की प्रतिमा, पेरियार की मूर्ति तोड़ दी गई। किन्हीं अज्ञात के खिलाफ खात्मा लगाने दर्ज हुई एक और एफआईआर, लेकिन हम पूरी ताकत से कह रहे हैं तालिबानों, याद रखना पृथ्वी गोल है। अगली कविता का शीर्षक है दुर्गंध मारता पानी। जिन फूलों पर तितलियां मंडराती थी, जिन फूलों का हवा में स्थिर उड़ता शकरखोरा झूठा करता हुआ अपनी तिरछी चोंच से चूसता रहा है मकरंद, वे फूल तुम्हारे हाथों डाली से विदा हो धागे से गुथ चढ़ाए गए पाषाण मूर्तियों पर। थोड़ी ही देर में वहां से भी उतार फेंक दिए गए। आम रास्तों के बीच राहगीरों के पांवों तले कुचलने या डाल दिए गए तालाब के पानी में सड़ने। दुर्गंध मारता तालाब, और तालाब का ऐसा पानी अब मरण्य मूर्तियों को अपने में सिराने से मना कर रहा है। ठीक वैसी ही हो गई है तुम्हारी जाति, जो सड़ने के बाद भी कायम है अपनी ठसक के साथ। अगली कविता का शीर्षक है ढोंग, और ये शिक्षा व्यवस्था को लेकर के है। वो कहता है कि मैं शोध करूंगा और आगे पढ़ूंगा, तुम उसका वजीफा बंद कर उसे सरेआम मार डालो, क्योंकि तुम्हें यही सिखाया गया है। वो कहता है कि मैं कानून की पढ़ाई कर विधिवेता बनूंगा। तुमसे यह सहन नहीं होता कि तुम्हारे सामने खड़े हो वो जिरह करे।
इसलिए लाठी उठा उसे मार डालती हूँ। तुमसे हम ढेड़ों का पढ़ लिख जाना सहन नहीं हो रहा है। सड़कों पर, सड़कों के किनारे, हार में, घरों में, हर कहीं तुम हमारा खून बहाओ, हमें मार डालो। जब भी अवसर मिले हम सबको मार डालो। हमें स्कूलों से निकालो, हमें कॉलेज से निकालो, हमें शैक्षणिक संस्थाओं से निकालो। इन सब जगह येन केन प्रकारेण हमारे प्रवेश को प्रतिबंधित करो। तुम्हें हमारे साथ समता नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तुम्हें समता मूलक समाज, हमें भी नहीं चाहिए तुम्हारा लिखा पढ़ा झूठ सच। और हमें जो चाहिए उसे अब हम ही लिखेंगे, पढ़ेंगे। अगली कविता का शीर्षक है मंतव्य। हमने उससे रोटी मांगी तो उसने हमारी पत्तल में 1 फुट ऊपर से डाली रोटी, ताकि उसे छूत ना लगे। हमने कहा कि प्यास लगी है, पानी चाहिए पीने को, तो उसने दुत्कारते हुए डबरे की ओर हाँक दिया। दिखावे के लिए कभी कभार प्याऊ लगा, चिरे हुए बांस की खपच्ची के एक सिरे से पानी डाल दूसरे सिरे के नीचे ओक लगा, या धोबा मांड हमें पानी पीने विवश किया। जब काम के बदले मजूरी मांगी तो आंखें लाल कर हमारी पीठ पर अनगिनत लाठियां बरसाई। जब बच्चों को पढ़ाना चाहा हमने तो उसने स्कूल के रास्ते में बच्चों की जमकर पिटाई की और अपना और अधमरा कर दिया। इससे भी उनकी तृष्णा शांत नहीं हुई तो एक दिन बच्चों को सरेआम मार दिया। बचाने कोई नहीं आया, सब दूर से तमाशा देखते रहे। जब जब हमने हकों की मांग की तब तब दलन की गति तेज कर दास्ता की ओर धकेलने की उसने बार बार हुंकार भरी। वो लगातार इस कोशिश में है कि हम अपने पुरखों की तरह उसके स्वर्णकाल जैसी ही गुलामगिरी करने लगे। अपने मंतव्य को पूरा करने वो तेजी से जुट गया है और हम यहाँ हम बोल करके मैंने इसमें अधिरोधक लगाया है आज कि हम क्या कर रहे हैं, हम अभी भी वही हैं। अगली कविता का शीर्षक है जूतों का अस्पताल। मेरे किसी भाई ने खोला है गांधी चौराहे के बस स्टॉप के पास वाले फुटपाथ पर रेलिंग के सहारे 3x3 का फ्लेक्स बांध जूतों चप्पलों का अस्पताल। रोज खोलता है वह बीमार जूतों चप्पलों का अस्पताल। दिन भर में 2-3 बार मुफ्त में पॉलिश करता है। मौका पड़ने पर मुफ्त में कतिपय रुबाबदार मुलाजिमों के जूतों की मरम्मत करता है। कभी कभी दूसरे मुलाजिम भी उसके अस्पताल में उठा लेते हैं उससे इस बेगारी का लाभ। शर्तिया इलाज की गारंटी के साथ अस्पताल खोला है तो मुफ्त में मरम्मत करनी होगी, ठीक वैसे ही जैसे करते हैं इलाज खैराती अस्पताल में डॉक्टर। वह भी डॉक्टर है, जूतों का मुआयना कर उनका मिजाज भांप डायग्नोस करता है बीमारी, दिमाग में प्रिस्क्रिप्शन तैयार कर जूतों में ठोकता है कीलें, पक्के सूत के लगाता है टांके, सॉल्यूशन लगा चिपकाता है अपनी जगह से उखड़ा हुआ तला। बीमार जूतों की सारी तासीर केवल जानता है वही, जैसे कि जानता है कोई डॉक्टर किसी आदम शरीर के बारे में। वैसे ही वह भी जानता है जूतों के बारे में। उसने छपवाया है फ्लेक्स पर बोल्ड फॉन्ट में, आज नगद कल उधार। उधार प्रेम की कैची है, फिर भी कर देता है गांधी चौराहे के आसपास रोजंदारी वालों, रिक्शा खींचने वालों, ठेला हम वालों, फुटपाती भिखारियों से उधार। यही सगरे उसकी पहचान वाले हैं। पूरा दिन फोकट में काम कर दे गुजरने से बेहतर है इन सब से उधार करना, ताकि समय पर काम आ सके ऐसी उधारी का धंधा।
अगली कविता है जाति के साइलों। सोने का अभिनय कर रहे उन मठाधीशों को जगाने का उपक्रम मत करो, जो खर्राटे भर रहे हैं। जागते हुए नहीं खोलेंगे वे अपनी आंखें। हमें पढ़ना सुनना तो दूर, वे नहीं मानेंगे हमारी रचनाएं हमारे जीवनानुभवों का दस्तावेज है। मठाधीश अपनी जाति के साइलों से बाहर नहीं निकलेंगे। वे नहीं देखेंगे कि नदी में बहुत सारा पानी बह चुका है। एकमात्र पुल के इर्द गिर्द बजा पानी अब वैसा नहीं रहा कि जिसे वे बहती गंगा कह सके। वे सोने का उपक्रम करते रहेंगे। उनके श्रीमुख से कभी नहीं फूटेंगे बोल, उन्हें सोए रहने दो। उन्हें सोने का उपक्रम करते रहने दो। उन्हें जागते हुए खर्राटे लेने रहने दो। उन्हें जागते हुए खर्राटे लेते रहने दो। वे जब भी जागेंगे जारी करेंगे रोज बरोज फतवे हमारे खिलाफ। इसलिए उन्हें सोता छोड़ जाने में मंजिल की ओर कागज कलम उठा निकल चलो। मैंने जो एक अपने वक्तव्य में मधु का जिक्र किया था, ये कविता जो अगली मेरी है, ये मधु की उस मौत को लेकर के, उस घटना को लेकर के ही मैंने उसी समय लिखी थी। कविता का शीर्षक है 2 किलो चावल और मौत। चावल किलो 2 किलो रहे हों या मुट्ठी भर, एक मासूम की जान की कीमत बस इतनी ही है। चावल एक बहाना हो सकता है, लेकिन आदिवासी दलितों की जान की कीमत कुछ नहीं होती, कुछ भी नहीं होती। वे बेवजह मारे जाते हैं। रोटी या चावल तो केवल एक बहाना भर है, लेकिन मधु तुम बेवजह नहीं, अपनी आंखों में बसी निडरता के कारण मारे गए बेमौत। लोगों ने सेल्फी ली, अपनी फेसबुक दीवार पर पोस्ट की, तुम्हारी मौत का वीडियो बनाया, उसे अपने फेसबुक खाते पर पोस्ट किया। कई लोगों ने वहीं फेसबुक पर ही कहा यह शर्मसार करने वाली घटना है। लेकिन शर्म तब भी किसी को नहीं आई किसी को शर्म। मुखिया ने भी तुम्हारी मौत पर गहरा दुख जताया, वो भी वहीं फेसबुक पर अपना कमेंट पोस्ट कर, साथ ही ट्विटर पर ट्वीट किया। इस घटना पर कड़ा विरोध जताया गया, लेकिन इसके बाद हुआ क्या पता नहीं। किसी को नहीं पता तुम्हारे माँ बाप को किसने ढाढ़स बंधाया। सच में किसी को नहीं पता। तुम्हारी मौत की बात इस बेदर्द दुनिया की भूल भुलैया में आई गई हो गई। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी ने नहीं समझा कि भूखा आदमी मानसिक बीमार नहीं होता, वह सिर्फ भूखा होता है। भूख होती है बीमार, वह जो ना कराए वही कम है। मधु, उन्मादी भीड़ ने लगाया तुम पर चावल चोरी का आरोप। तुम्हें पीटते पीटते उन कुत्तों ने सेल्फियां खींची, पोस्ट की। लोगों ने तुम्हारी मौत देखी, लेकिन तुम्हारी भूख किसी ने नहीं देखी। भूख किसी ना किसी रास्ते मौत को ले आती है नजदीक। तुम्हारे मामले में आट्टापाड़ी में भी यही हुआ। सच है ना मधु? तुमने पानी मांगा, उन्होंने 2 घूंट तुम्हारे मुंह में डाला, बाकी सारा पानी तुम्हारी आंखों के सामने धरती पर फेंक दिया। कितने निर्दयी हैं ये लोग। तुम्हारी मौत के बाद पुलिस ने तुम्हारी लाश से 2 किलो चावल, 250 ग्राम धनिया पाउडर पंचों के सामने बरामद कर इसे केस डायरी में दर्ज किया। आहा, मरने के बाद भी तुम कितने धनवान थे मधु, क्या कहें। एक कविता है, मैं लगभग हर एक मेरे संग्रह में माँ को लेकर के कविता जरूर आती है। मैंने अपनी माँ के ऊपर भी कविताएं लिखी है। ये कविता है माँ की कामयाबी, शीर्षक है उसका। और ये मेरे बचपने का समय का है। और ये कविता भी लगभग 1995-96 के आसपास मैंने लिखी थी। कविता का शीर्षक है माँ की कामयाबी। पिछले साल पिता को समय पर मिल गई थी मजूरी। घर को पोतने माँ बाजार से खरीद लाई थी थोड़ी सी खड़िया। इस बार तो वह भी नहीं हो पाया। भीषण बरसात में दीवालों पर चढ़ी मिट्टी जगह जगह से बह गई थी। बची कुची जगहों पर
जमी थी हरी कच्छ काई। रद्दे की दीवारें थी, कच्ची दीवारें हैं मिट्टी की, रद्दे की दीवारें थी, बरसते पानी के आगे सूखला मिली। जो गेहूं का भूसा होता है उसे हमारी भाषा, हमारी रीजनल बोली में सूखला बोलते हैं। तो रद्दे की दीवारें थी, बरसते पानी के आगे सूखला मिली। मिट्टी कितना जोर मारती, खपरों से बहता पानी चूता रहा भर बरसात। घर के भीतर, घर के बाहर, दीवारों पर, और बहा ले गया मिट्टी अपने साथ, जिसे कुदाली से खोद कर टोकरी में सिर पर उठा लाई थी माँ हार सी। घर में खंडित खपरों से गिरते बरसाती पानी को फूटे ठीकरों ढीबरों में बटोर बाहर फेंक फर्श की मिट्टी को बहने से रोकते थे हम। बरसात के खुलते ही खपरों से चूहा निकालते थे पिता, किंतु दीवार पर गिरते पानी के साथ बहती मिट्टी को रोकने की वे कोई युक्ति नहीं भिड़ा पाई। बरसात गुजरने के बाद माँ का काम इस बार बढ़ गया। वह टोकनी कुदाल उठा लाई और रावण के भंवरिए से खोद लाई पीली मिट्टी। रात भर उसे पानी में गला। ये रावण का भंवरिया हमारा एक जगह का नाम है जहाँ से पीली मिट्टी खोद करके घरों में छापने वगैरह के लिए लाते हैं। तो रात भर उसे पानी में गला, सुबह सूखला मिला फटी दीवारों पर, सांझ ढले तक छापती रही, उंगलियों से मिलाती रही फटी दीवारों की दर्जें। दिन भर की मशक्कत के बाद दूसरे तीसरे दिन छपाई के थोड़ा सूखने पर रूपारेल, एक नदी नदी है छोटी सी जिसका नाम रूपारेल है, रूपारेल के किनारे से खोदे सफेद रेतुले पांडु को रात के समय बाल्टी भर पानी में गलाकर भिन्न सारे उठ पांडु के मटमैले सफेद पानी में डुबो डुबो कर घास की बनी कूंची से दीवारों के सूख जाने पर चौथे दिन अपने हाथों पोता था माँ ने। घर को घर बनाने बड़ी कोशिश थी माँ की यह, और वह इसमें भी कामयाब रही। इस प्रकार मैंने समय को ध्यान में रखते हुए 1 घंटे में अपनी बात कर पाऊंगा। ये कविताएं सारी बातें आपके सामने रखी हैं। आप सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। मुक्तिपथ का, भाई आशीष त्रिपाठी जी का, विक्रम जी का, और तमाम जो साथी आज फेसबुक पेज पर जुड़े हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी को आप सब लोगों ने मुझे सुना। मेरी बातों में कई सारी चीज़ें आई हैं, हो सकता है कुछ चीज़ें बात में नहीं कर पाया हूँ। समय तो मुझे पर्याप्त दिया गया था, मैं ही उस तैयारी करने में थोड़ा कमज़ोर रहा हूँ, तो मैं उसके लिए खेद करता हूँ। और जब कभी अगला कोई मौका मिला तो और भी तैयारी करके आऊँगा। आप सभी को मेरा नमस्कार, जय भीम, साहब बंदगी, जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद।